ग्रेविटेशन, अभी हाल फिलहाल तो ग्रेविटेशन है ना। सेकंड मॉड्यूल लेके आना है आपको, ठीक है। आज नहीं लाए कोई दिक्कत नहीं, लाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास से लेके आना आपको, जब भी मेरी क्लास आएगी ग्रेविटेशन का मॉड्यूल लेके आना है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो ग्रेविटेशन के अंदर जिस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो 4 टॉपिक। सबसे पहला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर एस्केप वेलोसिटी एनर्जी, फिर केपलर्स लॉ और लास्ट सैटेलाइट मोशन। लेकिन इसमें 3-4 टॉपिक और भी है जिसको हमें पढ़ना है, जैसे फील्ड इंटेंसिटी हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, फोर्स हो गया। ये हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे वाला टॉपिक भी है। इनसे क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते क्योंकि सेम टॉपिक हम कहां पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सेम फॉर्मूले भी वही है, जैसे वहां पे हम पढ़ते थे फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे वहां पे, के Q1 Q2 बाई, तो के यहाँ क्या बन जाएगा, कैपिटल जी बन जाएगा, और चार्ज क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। तो जो फॉर्मूले आपने इंटेंसिटी के और पोटेंशियल के या पोटेंशियल एनर्जी के उधर पढ़े हैं, सेम क्वेश्चन वापस से यहाँ बन सकते हैं मास से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान से सुनते चलना और साथ साथ लिखते भी चलना। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टार्ट करें। देखो इसके बारे में न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटेशन का लॉ क्या दिया था कि इस यूनिवर्स में अगर 2 पार्टिकल जिनके मास m1 और m2 है, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो वो दोनों एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव नेचर का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो दोनों के मास के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं क्या मिलता है, कांस्टेंट इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्या नाम है जी का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू मालूम आपको इसकी, बोलो क्या होती है, 6.67 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बेटा ये याद रखना बहुत जरूरी है। इससे क्या फायदा है कि आपको डायमेंशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी इसकी, और इसकी डायमेंशन आपको याद ही होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन है m-1 L3 T-2, ये याद होनी चाहिए। कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन हमें याद होनी चाहिए, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो चुका है ना। इनकी डायमेंशन मालूम होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने को, ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि जी की डायमेंशन क्या होगी, ये क्वेश्चन के अंदर आएगा, तो हमें जी की डायमेंशन याद होनी चाहिए, ठीक। अच्छा ये मैंने जो लगा मॉड इसे लगा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है, न्यूटन ने जो लॉ दिया था, ये हर पार्टिकल के एप्लीकेबल है कि 2 मास अगर है तो वो एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। लेकिन जो ये फॉर्मूला है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये हाँ ये कब कब एप्लीकेबल है वो भी लिखेंगे हम, है ना। 3 बार हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, 3 अलग अलग केस में अप्लाई कर सकते हैं, वो केस भी बता दूंगा। उससे पहले इसका वेक्टर फॉर्म देख लो आप। वेक्टर फॉर्म के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा वेक्टर फॉर्म, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है। नहीं हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, अभी बता दूंगा। हाँ इसको याद कैसे करेंगे, जैसे मान लो 2 मास m1 m2, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर जब बनाते हैं ना तो कई बार इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स इस टाइप का या इस टाइप का बना देते हैं। इससे क्या है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। 2 मास में कभी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 200 ज्यादा मास है तब दिक्कत हो सकती है। तो उसको कैसे शो करना है वेक्टर फॉर्म में, वो समझा रहा हूं। m1 m2 यहां पर 2 मास है। सबसे पहले जिस मास पर ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना है, रिपीट कर रहा हूं, जिस मास पर ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना, उस पर सबसे पहले क्रॉस लगा देते हैं। जैसे मुझे m2 पर ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना है, तो m2 पर क्रॉस लगा दो कि इस पर ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना है। क्लियर। अब जितने भी मास होंगे वो सारे इस पर क्या अप्लाई करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने मास है, और एक m1 मास है, तो जो फोर्स अप्लाई करेगा उसकी जगह खुद को बैठा दो। तो हमें कहां बैठना है,
M1 पे बैठ गए। अब M1 पे बैठने के बाद M1 मास क्या काम करेगा, M2 पर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने के लिए उसको ढूंढेगा कि किधर मास है। तो हम जब M1 पे बैठ गए तो हम क्या कहेंगे, वो रहा M2। तो ये जो हम बता रहे, क्या बता रहे M2 की पोजीशन, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, आर वेक्टर। ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हो गया। ये पोजीशन वेक्टर किसका है, M1 का या M2 का, M2 का। किसके रेस्पेक्ट में है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया M2 विद रेस्पेक्ट टू M1। चाहो तो लिख भी सकते हैं R21, पर लिखने की जरूरत नहीं, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स कौन लगाएगा, M1 किस में लगाएगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव नेचर का। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो M1 M2 को जब अपनी तरफ खींचेगा तो डायरेक्शन इस टाइप की बन जाएगी। तो जो आप ये एरो स्टार्ट करोगे, वो स्टार्ट कहां से करना है, इस क्रॉस से। जहां आपने क्रॉस लगाया ना, वहां से स्टार्ट करना और ऐसा फोर्स बनाना है। ये है ग्रेविटेशन फोर्स वेक्टर फॉर्म में, है ना। अब इस फोर्स की डायरेक्शन अगर आर वेक्टर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगी, अपोजिट या सेम डायरेक्शन। अपोजिट के लिए कैसे लिखा जाता है, माइनस। तो माइनस जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, डायरेक्शन भी बोल सकते हैं और अट्रैक्टिव नेचर भी बोल सकते हैं। अट्रैक्टिव नेचर, इसको लिखने के 2-3 तरीके और भी है। एफ जी इक्वल टू, वेक्टर को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इस फोर्स का, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन किसके अपोजिट है, आर वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। अपोजिट मतलब क्या होता है, माइनस साइन। और डायरेक्शन को किस में लिखते हैं, वेक्टर में, कैप में। तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ आर कैप। क्या मतलब है कि आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्लियर है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो लिख सकते हैं, बोलो क्या आएगा, जी M1 M2 अपॉन आर क्यूब माइनस आर वेक्टर। क्लियर है, एनी डाउट। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। फर्स्ट पॉइंट, this formula is applicable for first point masses। ये हमेशा फॉर्मूला हमें किसके लिए लगाना है, पॉइंट मासेस के लिए। अगर पॉइंट मास नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन ने जो लॉ दिया था या जो ये फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ही दिया था। हाँ, लॉ आप कहीं भी किसी भी मास के लिए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए है, ये आर डिस्टेंस पर। तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। इसमें कभी सोचना नहीं है, ठीक है। सेकंड देखो, इसके अंदर सिमेट्रिकल स्फेरिकल बॉडी, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, सिमेट्रिकल स्फेरिकल बॉडी। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट मास है या कोई स्फेरिकल बॉडी है, तब भी हम ये जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। ये न्यूटन ने कैसे बताया था वो तो समझाता हूं। उसने अप्लाई तो किसके लिए किया था, पॉइंट मासेस के लिए। मान लो अगर कोई स्फेरिकल बॉडी हो या कोई शेप साइज वाली बॉडी हो, तो हम क्या काम करते हैं, हाँ, सेगमेंट लेते हैं पहले। ये कैसे है जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। जैसे अगर मैं मान लो आर डिस्टेंस पे एक मास स्मॉल एम है और ग्रेविटेशन फोर्स पूछूं, तो क्या आंसर आएगा इसका, जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल किसकी तरह, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या, क्या किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट उसके सेंटर मास पे मान के ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकते हैं क्या, ऐसा नहीं कर सकते। वो सिर्फ किसके लिए, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि सारी किसी भी बॉडी को उसके सेंटर मास पे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ले और जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर लगा दे, नहीं लगेगा। इसलिए लिखा है दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर, ये उसी के लिए लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है कि इसमें जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर लगाया जा रहा है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई ऐसा लगा सकते हैं। ये चेक किया गया, इसके छोटे छोटे सेगमेंट लिए गए। जैसे एक सेगमेंट ऊपर लिया, एक सेगमेंट नीचे लिया। इस सेगमेंट ने इस मास पे फोर्स लगा डीएफ ऊपर डीएफ नीचे, ऐसे फिर उसके क्या किए, कंपोनेंट किए। तो जो कंपोनेंट अलोंग दी लाइन आएंगे वो तो क्या हो जाएंगे, ऐड, जो परपेंडिकुलर लाइन आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
और फिर उसका इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया, तो बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहा है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का आता है। इसलिए कहा गया कि ये फॉर्मूला हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? स्फेरिकल बॉडी के लिए। क्लियर है? लेकिन स्फेरिकल बॉडी के लिए भी खास बात, ये तब एप्लीकेबल है जब सिमेट्रिकल हो और दूसरी बॉडी बाहर होनी चाहिए। बाहर हो या ज्यादा से ज्यादा कहां हो सकती है? सरफेस पर। इनसाइड में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल, ठीक है? अगर मान लो एम मास अंदर होता तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है? तीसरा देखो इसमें, एट लार्ज डिस्टेंस। मान लो हम एक रॉड है हमारे पास में, ये रॉड ले ली जिसकी लेंथ L है, इसके एक एंड से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M, और ये कहा जा रहा है कि A की जो वैल्यू है वो L से बहुत ज्यादा है। क्या मतलब है कि रॉड की लेंथ तो क्या है? L है, और इससे काफी डिस्टेंस पे दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, तो लार्ज डिस्टेंस हो गया। तो क्या करेंगे? अगर लार्ज डिस्टेंस हो गया तो ये ऑब्जेक्ट को मैं क्या मान सकता हूं? पॉइंट मास मान सकता हूं। और फिर हम यहां पे क्या लगा देंगे? ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये ए डिस्टेंस लार्ज नहीं हो तो फिर Gm1m2 बाई आर स्क्वायर है। ये मत सोच लेना कि अगर ए ज्यादा नहीं तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के a प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर करके सॉल्व कर ले, गलत आंसर है। फिर क्या लगेगा? इंटीग्रेशन। इसके छोटे छोटे सेगमेंट किए जाएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन मैं रॉड के लिए बता दूंगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो यहां पे, जी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई जी कैसा है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन बॉडीज। कैपिटल जी की वैल्यू हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो, दो मास के बीच में अगर कोई मीडियम चेंज कर देते हैं तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते कई बार में कि दो मास m1 m2 है जिनके बीच की डिस्टेंस r है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F है। अब इस पूरे सिस्टम को पानी के अंदर ले जाएं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? टू बॉडी इंटरेक्शन बोलते हैं इसको, टू बॉडी इंटरेक्शन। क्या मतलब है टू बॉडी इंटरेक्शन का? कि दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो तीसरे बॉडी के होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। दो मास है m1 m2 जिनके बीच की डिस्टेंस r है, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कैपिटल F है। ठीक है? अब इनके पास में अगर हम एक थर्ड मास रख दें तो इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स सेम ही रहेगा। ठीक है? वापस सुनना, दो मास है m1 m2 जिनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स F लग रहा है अर्थ सरफेस पे। अब इस पूरे सिस्टम को मून पे ले जाए तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही रहेगा। अभी बोला कि किसी बॉडी के होने या नहीं होने से ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने शायद तक क्वेश्चन सुना नहीं, वापस सुनना। जो लास्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना। दो मास है m1 m2, इनके बीच की डिस्टेंस r, अर्थ सरफेस पर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स F है। किसके बीच में? m1 m2, अर्थ के बीच में नहीं, m1 m2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? F। अब इस पूरे सिस्टम को कहां लेके चल गए? मून पे। तब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे मून पे हो, चाहे अर्थ पे हो, चाहे किसी अननोन प्लेनेट पे हो, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि टू बॉडी इंटरेक्शन का मतलब यही होता है कि दो बॉडी के बीच में अगर मैं मास चेंज नहीं कर रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा, तो इसको कहीं भी ले जाओ, है ना, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर? फोर देखो इसमें, ये वीक फोर्स होता है। नेचर में कितने फंडामेंटल फोर्स होते हैं? चार, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वंडरवाल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है। ठीक है? अच्छा, रेंज क्या होती है इसकी? ये लार्ज रेंज का फोर्स है। लार्ज रेंज फोर्स मतलब क्या होता है? जैसे हम बात करें, कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो कम ही डिस्टेंस पे लगते हैं, है ना? जैसे न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगता है ना?
इंटरमोलिकुलर फोर्स जो टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो भी शॉर्ट रेंज का फोर्स है, एंगस्ट्रॉम की रेंज पे ही फोर्स लगता है। लेकिन ये क्या है, लार्ज रेंज का फोर्स है। अगर दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 1,00,000 किलोमीटर है, तब भी उनके बीच में क्या लगेगा, चले भाई कम लगे, क्योंकि कम तो इसलिए बोल रहे हैं, हम पहले बोल रहे कैसा फोर्स है, वीक फोर्स है, ठीक है, भले ही कम लगेगा लेकिन लगेगा जरूर। क्लियर। 6 सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स अगर है तो कंजर्वेटिव भी होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। नेचर कैसा होगा इसका, अट्रैक्टिव नेचर का है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। 8th पॉइंट, तो ये मैंने यहां जो पहले बताया था उसको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल बॉडी है जिसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल m मास का। अगर आपसे कहा जाए कि इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स, अच्छा ये कोई भी फोर्स सिंगल आता है कि पेयर फॉर्म में आता है, पेयर फॉर्म का नाम क्या है, एक्शन रिएक्शन। तो ये जो स्फेरिकल बॉडी m मास पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स m मास किस पे लगाएगी। तो जरूरी नहीं कि हर बार स्मॉल m मास पे पूछा जाए, वो ऐसा भी पूछ सकता है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्फेरिकल बॉडी ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, तभी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। अच्छा इस केस में हम क्या काम करते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को, वही तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ही, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां मान लूं, इसके सेंटर मास पे, मतलब कहां देगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो ये सेंटर पे इसको क्या मान लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कैपिटल एम, और इससे कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पर है, ये एम मास, ग्रेविटेशन फोर्स निकाल सकते हैं। बताओ ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कब तक हम कर सकते हैं, जब तक कि पॉइंट ऑब्जेक्ट या तो बाहर हो या फिर कहां हो, सरफेस पर। अंदर हुआ तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं ऐसे ही नोट लगा के लिखा रहा हूं यहां पे। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स on mass placed at center of symmetric regular polygon mass system is, क्या आंसर आएगा, 0। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ट्रायंगल बनाया हमने, रेगुलर पॉलीगन, देखो यहां दो वर्ड है, सिमेट्रिक भी है, रेगुलर पॉलीगन भी है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हो गया, साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम, तो रेगुलर पॉलीगन हो गया। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि उस रेगुलर पॉलीगन पे अगर हम मास रख रहे हैं तो वो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा, सिमेट्रिकल रेगुलर पॉलीगन। तो ये देखो हमने तीनों साइड क्या लिए, सेम, कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, मतलब रेगुलर पॉलीगन हो गया। और क्या क्या रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और हेक्सागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन हो गया, ठीक है। अगर इसके वर्टेक्स पे हम इक्वल मास रख दें कैपिटल एम, तो इसके सेंटर पे कुछ भी मास रखो, स्मॉल एम रखो, कैपिटल एम रखो, 2m रखो, 10m रखो, m/10 रखो, कितना भी मास रखो, हाँ उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, एनी डाउट। ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स कंप्लीट। फोर्स बेटा चैप्टर नहीं चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है, लगेगा टाइम। ये फोर्स कंप्लीट है, फोर्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए, बाकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। ये थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है। सेकंड इसमें टॉपिक आता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। रुको रुको, मैं पढ़ाने का तरीका तो समझा दूं, है ना। मैं सबसे पहले दो टॉपिक एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक। लिखने का टाइम मैं देता हूं, लेकिन तो आप चाहो तो या तो साथ साथ लिख लो,
या फिर आप मेरे पढ़ाने के बाद लिख लो, पर टाइम मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। हाँ, जैसे आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर टाइम ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। बट नहीं, समझने के लिए नहीं, लिखने के लिए टाइम ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। समझने को पूरा आप अच्छे से समझो। एक काम करते हैं, ये एक चीज कैंसिल कर देते हैं, पहले आप समझ लेना और फिर लिख लेना। पर लिखने का टाइम बेटा मैं ज्यादा नहीं दूंगा, 2 से 3 मिनट। अरे बेटा रुको बेटा, आप बेटा बहुत गलत आदत है, पहले बोलने लग जाते हो। 2 से 3 मिनट दूंगा, उसके बाद के मैं वहां से रब करना स्टार्ट करता हूँ और फिर लिखना स्टार्ट कर दूंगा। समझाना नहीं, सिर्फ लिखना, तब तो लिखते रहोगे ना। कितना बढ़िया काम है, ठीक है। हाँ, लिखो।
बेटा लिखना स्टार्ट कर देना फास्ट। हाँ बेटा, एक मिनट है, मैं लिख लेता हूँ। हाँ जी, अब बोर्ड पे ध्यान दो, पेन को रेस्ट पे कर दो और बोर्ड पे ध्यान दो। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, इसको देख लो। फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले इसका बेसिक मीनिंग समझाता हूं। इंटेंसिटी और पोटेंशियल दो चीजें आएंगी, दोनों स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। रिपीट करूं, ध्यान से सुनना। किसी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड कितना स्ट्रांग है, इसको चेक करने के दो तरीके, बाय फोर्स, बाय एनर्जी। जब हम फोर्स से चेक करते हैं तो उसका नाम आता है फील्ड इंटेंसिटी। जब हम एनर्जी से चेक करते हैं तो उसका नाम आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चेक करने के तरीके अलग अलग हैं।
ठीक है। तो बिल्कुल अगर हम फोर्स से चेक करें कि कौन सा फील्ड कितना स्ट्रांग है, जैसे हर बॉडी का एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, जिसके अंदर किसी दूसरे मास को रखेंगे तो क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो किस किस पॉइंट पर उसका स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है उसको किसे चेक किया जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस मार्कर की, तो इससे काफी डिस्टेंस पर अगर मैं कोई दूसरा मास रखता हूं तो इसका वहां पर जो फोर्स लगेगा वो मास के रेस्पेक्ट में। तो इसको हमें चेक करना है कि कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है कहां पर स्ट्रेंथ कम है, तो उसको हम चेक किया करते हैं फील्ड इंटेंसिटी से। ये चेक फोर्स के थ्रू किया जा रहा है। जब फोर्स के थ्रू चेक करते हैं तो फील्ड इंटेंसिटी, और एनर्जी के थ्रू चेक करते हैं तो पोटेंशियल। तो यूनिट मास पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाता है, फील्ड इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एम मास रखा है, ध्यान से सुनना इसको, ये चीज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएगा। इस एम मास से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, यहां मास नहीं रखा है, यहां मास नहीं है, एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी पूछी है, क्या हर पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होगी क्या, अलग अलग होगी। जैसे दूर जाएंगे इंटेंसिटी हम सभी जानते हैं। तो इंटेंसिटी चेक करने के लिए यहां मास होना जरूरी है क्या, या मास होगा तभी इंटेंसिटी आएगी ऐसा कहें क्या, या मास हो चाहे नहीं हो इंटेंसिटी तो जरूर होगी। ठीक है। तो इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स डिवाइड बाय एम नॉट मास। एम नॉट मास को टेस्ट मास कहा जाता है, कि उस पॉइंट मास मतलब उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट मास रखेंगे। स्मॉल मास होता है ना, टेस्ट मास जो साइज है वो काफी बड़ी नहीं होती है, टेस्ट मास पॉइंट मास के फॉर्म में होता है। उस टेस्ट मास को जब यहां रखते हैं तो उस टेस्ट मास पर ये एम मास क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। तो उस एम नॉट मास पर जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई है वो हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपसे क्या कहा, यूनिट मास पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ऐसे समझना। एम नॉट मास पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स एफ जी जी एम एन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो यूनिट मास पर कितना फोर्स लग रहा होगा, एफ जी बाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग आएगी, फोर्स के अलोंग। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इंटेंसिटी की होगी। मतलब अपोजिट है, अट्रैक्टिव नेचर हो गया, रिपल्सिव हो गया। जैसा फोर्स का नेचर है वैसा ही इंटेंसिटी का नेचर है। क्लियर। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन अपॉन केजी। ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन अपॉन केजी में, न्यूटन में जो केजी उसको उड़ा देंगे तो क्या बचेगा, एल टी माइनस, ये कहीं देखा देखा से लग रहा है, एक्सेलरेशन का भी तो फॉर्मूला यही है, एफ बाई एम। क्लियर है। यहाँ पे हमारे कोर्स में 3 ऐसी बॉडी है जिनकी इंटेंसिटी हमें याद होनी चाहिए, पॉइंट मास, हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। पॉइंट मास के लिए एम मास से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहां पे मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसका मेथड तो ये रहा, डेरिवेशन क्या होगा, यहां पे क्या मास रखेंगे, एम नॉट, तो इस पर फोर्स कितना आएगा, जी कैपिटल एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम नॉट से एम नॉट जी एम बाई, वेक्टर क्वांटिटी है, साइन क्या लगा दिया, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन, अट्रैक्टिव डायरेक्शन। या फिर क्या लिख सकते हैं, जीएम बाई स्क्वायर माइनस आर कैप, है ना। अच्छा, वेक्टर में माइनस साइन का मीनिंग हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन। वेक्टर में माइनस साइन का मतलब हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन। अगर हम बात करें कि कौन सा वेक्टर ज्यादा है कौन सा वेक्टर कम है, तो उसमें माइनस साइन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जैसे आपसे कहा जाए -10 न्यूटन और -2 न्यूटन में कौन बड़ा है, 10 न्यूटन ही बड़ा है, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। और बड़ा छोटा चेक करने के लिए मैग्नीट्यूड से ही चेक किया जाता है, डायरेक्शन बड़ी छोटी नहीं होती है। क्लियर। हाँ जी, तो माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस आर कैप, ये किस फॉर्म में लिखा गया है, वेक्टर फॉर्म में। अब हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी चाहिएगा, क्योंकि वेक्टर को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन हम बार बार यूज नहीं करते। जैसे आपसे कहा जाए 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स बताओ। तो मैंने आपको डायरेक्शन बताया कि 3 न्यूटन की 4 न्यूटन की, सिर्फ क्या बताया, एंगल बताया। कि डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्या, अगर हमें एंगल पता है तो हम रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, किस फॉर्मूले से,
अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो हम यहाँ पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी रखेंगे और इसी से डील करते हैं। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीएम बाई आर स्क्वायर, माइनस साइन हटा देंगे। क्लियर। तो आई का आर के साथ में क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स। क्लियर। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी कहां पे, इनफाइनाइट पे, कितनी, क्या मतलब है इसका, किसी मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक फैला हुआ होता है, इनफाइनाइट पर। अगर इनफाइनाइट से बाहर चले गए, इसका मतलब उसके फील्ड से बाहर चले गए। किसी भी मास के फील्ड से बाहर जाने का मतलब कहां जाना है, इनफाइनाइट तक। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, फॉर होलो स्फेयर, ये हमने होलो स्फेयर के 3 पॉइंट ले लिया। होलो स्फेयर का मतलब क्या होगा, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बाहर भी हो सकता है पॉइंट, सरफेस पे भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। तो जब मैंने रिजिड बॉडी ये होलो स्फेयर के बाहर पॉइंट लिया, तो मैं इसको क्या मान के चलूंगा, पॉइंट मास कहां पे, इसके सेंटर पे। जैसे सेंटर मानूंगा वही डायग्राम बन जाएगा। यहां मान लिया एम, क्या आएगा आंसर, जीएम बाई आर स्क्वायर। तो टोटल अपने पास में यहाँ पे 7 केस बनाते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट मास, 3 किसके, होलो स्फेयर के, और 3 किसके, सॉलिड स्फेयर के। टोटल 7 केस है। जबकि 5 केस के आंसर तो क्या है, सेम ही आते हैं, सिर्फ 2 ही केसेस इनके आंसर अलग आते हैं। ठीक है, हाँ जी। हाँ, होलो स्फेयर के बाहर की बात करेंगे तो इसको मैं क्या मान लूंगा, पॉइंट मास। सेम आंसर क्या आएगा, जीएम बाई, तो आई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है। अगर इस पॉइंट को पकड़, अच्छा एक और बात, इसकी यहाँ डायरेक्शन जो होगी, इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन, वो कैसे बताते हैं, इसको क्या मान के चलूंगा मैं, कहां पे, इसके आएगी, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द स्फेयर, ऐसे बोल सकता हूं, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द। जैसे अगर मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये आर डिस्टेंस, ये पी पॉइंट, ये कैपिटल एम। तो अब इस मास की इंटेंसिटी इस पर जो आएगी वो टूवर्ड्स मास आएगी, और ये मास कहां रखा गया है, सेंटर पे। क्लियर। अच्छा, सरफेस की बात करें, इस पॉइंट को पकड़ के सरफेस पे लेके आ जाऊंगा तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल आर का नाम बताओ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी। ये कभी लिखा हुआ नहीं आएगा, इस आर का नाम, स्मॉल आर का नाम कभी लिखा, कैपिटल आर नाम फिर भी दे देंगे, रेडियस, स्मॉल आर का नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, वो मालूम होना चाहिए। स्मॉल आर पॉइंट की डिस्टेंस है कहां से, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। क्लियर। अच्छा, अगर हम इसको यहां लेके आ जाएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, आंसर क्या हो जाएगा, जीएम बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। इनसाइड की बात करें तो जब इनसाइड पे मतलब पॉइंट कहां पे हो, होलो स्फेयर के अंदर हो, तो क्या मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लू, नहीं मान सकते। इंटेंसिटी निकालने का तरीका होता है फोर्स अपॉन मास, है ना। और फोर्स स्फेरिकल बॉडी के लिए तभी निकाल सकते स्क्वायर से जब मास कहां हो, बाहर हो। अगर मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूंगा अंदर, तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने का तरीका कब हो सकता है, जब ये पॉइंट कहां होता, अंदर पे ये कंसेप्ट नहीं लगता। अब इनसाइड पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी आती है, 0। कैसे आती है समझा देता हूं। जैसे मैं यहां पर एक हॉलो स्फेयर लेके चल रहा हूं और सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पे 0। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम, इससे इस स्फेरिकल बॉडी को 2 पार्ट में कट कर देते हैं ऐसे, और इस पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी बनता है, वो लिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ऐसे हॉलो स्फेयर है। ठीक है, तो हमने यहां कट कर दिया इस पॉइंट से, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट। मास किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड वाले पार्ट का मास ज्यादा है। ठीक है, और फर्स्ट वाले पार्ट का मास कम है। अच्छा बताओ, सेकंड वाले पार्ट की डिस्टेंस और फर्स्ट वाले पार्ट की डिस्टेंस चेक करूं इस पॉइंट पर, तो किसकी डिस्टेंस कम रहेगी, फर्स्ट वाले की डिस्टेंस कम है, और सेकंड वाले की डिस्टेंस, मतलब हम बात करें मास सेकंड का ज्यादा है पर डिस्टेंस फर्स्ट की ज्यादा है। क्लियर। इन दोनों पार्ट का इंटेंसिटी इसकी इस पॉइंट पर आएगी। जैसे ऊपर वाला पार्ट इस पॉइंट पर इंटेंसिटी अट्रैक्टिव नेचर, रिपल्सिव नेचर, तो ऊपर वाला पार्ट इस पॉइंट पर इंटेंसिटी अपनी तरफ लगाएगा, कहां आएगी,
अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको मैंने नाम दे दिया I1। ये I1 किसने इंटेंसिटी अप्लाई की है? फर्स्ट वाले पार्ट में, अट्रैक्टिव है इसलिए ऊपर आई है। सेकंड वाले पार्ट ने इस पर इंटेंसिटी कहां लगाई होगी? नीचे। कितनी? I2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है और अपोजिट तो है ही, इक्वल आती है। अब इक्वल आने का रीजन क्या है? जिसका मास ज्यादा उसकी डिस्टेंस, नहीं बेटा, जिसका मास ज्यादा उसकी डिस्टेंस भी क्या है? ज्यादा। तो मास अगर इफेक्ट, इंटेंसिटी का इफेक्ट बढ़ा रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इंटेंसिटी का इफेक्ट कम भी हो रहा है। तो इन दी एंड दोनों की वैल्यू क्या आती है? सिर्फ मास से चेक नहीं करना है, हाँ डिस्टेंस भी अलग अलग है। अगर मास से देखोगे तो आपको हमेशा क्या लगेगा कि I2 इज ग्रेटर देन, जबकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस भी अलग अलग है। क्लियर है? और ये I1 I2 इक्वल आने की वजह से, इसलिए हमें क्या याद रखना होता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इनसाइड होलो स्फीयर इज ऑलवेज। क्लियर? ये फेमस क्वेश्चन है, इसको लिखा दूंगा मैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, इसका ग्राफ, इंटेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं। ये I और R, I तो इंटेंसिटी, R क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, यहां R की वैल्यू कितनी है? मतलब पॉइंट कहां पे है? सेंटर पे है। यहां R की वैल्यू कितनी है? मतलब पॉइंट कहां है? ये तो क्या हो जाएगा? आउटसाइड। ये क्या हो जाएगा? इनसाइड। इंटेंसिटी कितनी है? ये इनसाइड इंटेंसिटी 0। ठीक है, और सरफेस पे कितनी होती है इंटेंसिटी? Gm/r²। और उसके बाद में ये इनफाइनाइट पे जाते जाते कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? ये ग्राफ नीचे बनाया है भाई, I जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम किस में लिखते हैं? माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस में आएगा, अट्रैक्टिव नेचर है। तो ये ग्राफ नीचे बनाया है। अगर आपके पास में ऑप्शन में ये ग्राफ आता है तो हम उसको टिक कर देंगे। अगर मान लो ये ग्राफ ऊपर बना हुआ है तो वो भी सही है, गलत नहीं है। हाँ, वो मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन में दोनों है, नीचे भी है और ऊपर भी है, तो हम प्रीफरेंस किसको देंगे? नीचे वाले को। क्लियर है? ये मैं किसके लिए बता रहा हूं? इंटेंसिटी के लिए। आगे चल के यही सेम क्वेश्चन ग्रेविटी जी के लिए भी आता है। वो ग्राफ हमेशा कहां बनेगा? ऊपर, नीचे बनता ही नहीं है। ठीक है, ये क्या क्रॉस कनेक्शन हो जाता है इसमें, क्योंकि हम बोलते भी है ग्रेविटी मतलब क्या है? इंटेंसिटी। लेकिन ग्रेविटी इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है और कुछ नहीं है। इसलिए याद रखना, आई का ग्राफ नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है। प्रायोरिटी किसको सेट करेंगे हम? नीचे डायरेक्शन के साथ में। अगर किसी क्वेश्चन में नीचे ग्राफ नहीं ऊपर ग्राफ है तो हम ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो, नीचे भी हो और ऊपर भी हो। क्लियर है? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के वापस वही 3 पॉइंट, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। आउटसाइड अगर पॉइंट होगा इसको क्या मान के चलूंगा? पॉइंट जब वही आंसर Gm/r²। आउटसाइड क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। जैसे जैसे दूर जाऊंगा इंटेंसिटी, सरफेस पॉइंट को सरफेस पे लेके आ जाओ तो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? Gm/r²। साइड के बारे में इसको कैसे सॉल्व करते, मैं डेरिवेशन इसका ही बता रहा हूं। डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं कि इसका डेरिवेशन काम का भी है। ये सॉलिड स्फीयर, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, मुझे यहां इंटेंसिटी निकालनी है। क्या मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूं इसके सेंटर मास पे? जब भी इनसाइड पॉइंट होगा हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। ठीक है ना? अच्छा, फिर क्या काम करेंगे हम? इसके स्मॉल r रेडियस लेकर, वैसे इस पूरे बॉडी की रेडियस कितनी देर की है? कैपिटल R। हम क्या काम कर रहे हैं? स्मॉल r रेडियस के इस स्फीयर को बाहर निकाल देते हैं। ये बाहर निकाल दिया तो अब यहां क्या बन जाएगी? कैविटी बन जाएगी। ये रे कैविटी। क्लियर है? अब इस पॉइंट पर हम दो पार्ट की इंटेंसिटी चेक करेंगे। कौन कौन से पार्ट की? एक जो अंदर वाला पार्ट है उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, एक बाहर वाला पार्ट है उसकी इंटेंसिटी निकाल देंगे, और फिर उनका वेक्टर सम करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या काम कर रहे हैं? इस पॉइंट पर अंदर वाले पार्ट की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, बाहर वाले पार्ट की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे, और रिजल्टेंट जो भी आंसर आएगा वो चेक किया जाएगा। अच्छा बताओ, इस वाले पार्ट के लिए ये तो होलो हो गया, और ये पॉइंट कहां है? इनसाइड वाले पार्ट में। बड़े सरफेस इसको कहेंगे हम। ये तो इनसाइड वाला पार्ट हो गया ना, ये इनसाइड वाला पार्ट है, तो यहां इंटेंसिटी फिर से
हॉलो स्फेयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, चाहे आप हॉलो स्फेयर है ना, यहां ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं भी ले लो, अंदर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी आएगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी इस वाले पार्ट की, फिर बचा कौन, एक ही तो पार्ट बचा। इस वाले पार्ट के ये पॉइंट कहां पे है, सरफेस पे। क्या मैं इसको सॉलिड स्फेयर, कैपिटल एम नहीं होगा जिसकी रेडियस कैपिटल आर नहीं होगी, वो ऑलरेडी ये रहा। ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मास कितना है, इसकी रेडियस कितनी है, इसका मास कैपिटल एम हो गया, कैपिटल एम से ज्यादा है कम, और इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। हमें इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी, निकाल सकते हैं, पर फॉर्मूला तो वही रहेगा, जीएम बाई आर स्क्वायर। आई आउटसाइड, सॉरी आई इनसाइड, इसकी तो कितनी आ जाएगी, सब इसी की आएगी। मान लो इसका मास एम डैश मान लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा, जी एम डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये किस फॉर्मूले से लिखा है, सरफेस वाले फॉर्मूले से, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। यह हमें क्या चीज पता है, स्मॉल आर, क्योंकि उसने पहले ही दे रखा स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, लेकिन एम डैश नहीं मालूम है, निकाल सकते हैं। ये मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में, एरिया में, लेंथ में, तो निकाल सकते हैं। डेंसिटी कौन सी लेंगे हम, कैपिटल रो, सॉरी रो लेंगे यहाँ पे, एम डैश के लिए बता सकते डायरेक्टली डेंसिटी के टर्म्स में, ऐसे याद नहीं है, चलिए मैं बता देता हूं, कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्या मतलब होता है इसका, डेंसिटी। अगर हम बात करें वॉल्यूम के फॉर्म में, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ये डेंसिटी होती है, और हमें कितने वॉल्यूम मास चाहिए, ये इस वाले वॉल्यूम मास चाहिए, इसका वॉल्यूम बता सकते कितना आएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो एम डैश क्या आ जाएगा, एक वॉल्यूम में कितना मास है, रो, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मास हो गया। रो का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, अरे भाई ये सबको समझना जरूरी है, नहीं तो मेरे पास और भी तरीका है। 4/3 पाई आर क्यूब में कितना मास है, तो एक में कितना होगा, इसी को क्या कहा जाता है, डेंसिटी। तो बताइए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना मास होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब ऐसे में क्लियर है, हाँ जी, ये आ गया। ये एम डैश की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रो, उठा के यहां रख दे, कहा यहां पे, बोलो कितना आंसर आएगा, जी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये कैंसिल, इसे कैंसिल, बोलो क्या आंसर आएगा, आई इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर। तो आर के साथ रिलेशन क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब मास के फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में है, डेंसिटी के फॉर्म में। अब किसके फॉर्म में लिखना है, मास के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट है ये, याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद इसलिए होना चाहिए, यहां भी यूज करेंगे और इसको हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। हाँ जी, अब मास के फॉर्म में अगर लिखना है तो मास के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे इस रो की जगह मैं क्या लिख दूं, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब लिख दूं यहाँ पे। सो एम डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यही है ना फॉर्मूला। हाँ, इस रो की जगह हम ये लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्या कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, क्या बचा, एम इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब इसको उठा के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो हमने फॉर्मूला बनाया है, जी एम डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, आई इनसाइड इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल, क्या आंसर आया, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये इनसाइड फॉर्मूला आ गया। ये दोनों फॉर्मेट याद होने चाहिए, मास के फॉर्म में भी और डेंसिटी के फॉर्म में भी, ठीक है। याद होने का
GM/r क्यूब इंटू स्मॉल आर में याद कर लो। फिर मास को डेंसिटी टर्म्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और फिर मैं तो ये कह रहा हूं, ये दोनों फॉर्मूले 4/3 पाई जी रो इंटू आर और GM/r क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये दोनों ही याद होने चाहिए। तो बार बार हम अगर फॉर्मूला डिराइव करने बैठेंगे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। क्लियर है? हाँ जी। अब ये बताइए, हॉलो स्फीयर के सेंटर पे, हॉलो स्फीयर के सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी? 0 है ना। और सेंटर पे नहीं, अंदर किसी, वापस सुनना, हॉलो स्फीयर के लिए इंटेंसिटी 0 कहां कहां होगी? इनसाइड और इनफाइनाइट, ये नहीं भूलना है। इनफाइनाइट पे भी 0 है और अंदर सभी पॉइंट पे क्या है? 0। सिर्फ सरफेस पे 0 नहीं होगी और बाहर 0 नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूं सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए इनफाइनाइट पे इंटेंसिटी, इनफाइनाइट पे इंटेंसिटी हर एक मास के लिए कितनी होगी? हम 0 लेके चलेंगे। अच्छा, बाकी बात करें यहां पर सरफेस पे 0 क्या? इनसाइड किसी भी पॉइंट पे 0 है क्या? है। सेंटर पे 0 है, क्योंकि सेंटर पे स्मॉल आर की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और सेंटर पर अगर हो गई तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? तो आई सेंटर इज इक्वल टू 0। ये आई सेंटर इज इक्वल टू 0 अगर आपसे कहा जाए एक ऐसा स्फीयर है जिसके सेंटर पे इंटेंसिटी 0 है, तो बताओ वो स्फीयर कौन सा? दोनों। हॉलो भी हो सकता है और दोनों के लिए सेंटर 0 होगा। अगर आपसे कहा है एक ऐसा स्फीयर है जिसके इनसाइड इंटेंसिटी 0, तो सिर्फ हॉलो है। क्लियर? अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ ऊपर बनाए कि नीचे? नीचे ही बनाएंगे हम, क्योंकि उसको हम प्रायोरिटी पे देंगे, क्योंकि मैं यहां पर डायरेक्शन के साथ में लिखना है। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला सेंटर पॉइंट। इसको मैं मान लेता हूं सरफेस। ये कौन सा रीजन होगा? इनसाइड या आउटसाइड? और ये कौन सा रीजन? इनसाइड जो है वो आर के कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, ये कैसे ग्राफ बनेगा? पैराबोला, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर आ जाएगा। ये y इक्वल टू mx है ना, सेंटर से पास करने वाली लाइन ये रही, यहां आ जाएगा। I इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और जो सरफेस पे वैल्यू इसकी कितनी होती है? -gm/R²। उसके बाद R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबको समझ आ चुका है? ये दो टॉपिक अपना कंप्लीट है, फोर्स और फील्ड इंटेंसिटी। अब इन 7 पॉइंट्स को मैं टिप्स पे याद रखना सिखा रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना। टोटल 7 है, पहले 7 के नाम बोलेंगे, किन किन के लिए इंटेंसिटी याद होनी चाहिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट, वैल्यू बदल देना, पॉइंट ऑब्जेक्ट GM/R²। हॉलो स्फीयर आउटसाइड GM/R²। सरफेस इनसाइड, सॉलिड स्फीयर आउटसाइड, सरफेस आउटसाइड GM/R³ इंटू स्मॉल आर। और 4/3 पाई जी रो इंटू आर। ठीक है। 7 में से 5 का आंसर सेम है, GM/R²। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हॉलो स्फीयर आउटसाइड सरफेस, सॉलिड स्फीयर आउटसाइड सरफेस, इनके आंसर सेम है, GM/R²। ठीक है। हॉलो इनसाइड 0, सॉलिड इनसाइड GM/R³ इंटू स्मॉल आर। क्लियर है? जो भी आपको पढ़ा रहा हूं कोशिश करो क्लास में बोल के, क्लास में ही याद हो जाए, घर जाकर इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो। क्लियर है? नोट डाउन।
हाँ, फोर्थ आंसर। करो डिस्कस क्वेश्चन। नहीं, हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान दो। सबने यहां तक लिख लिया है? ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं करा कि मास डबल कर दें तो ग्रेविटेशन फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम डिस्कस करेंगे क्लास में। बोर्ड पर ध्यान। टू इक्वल पॉइंट मासेज आर प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस एंड एक्सपीरियंस ग्रेविटेशन फोर्स एफ। इसका डायग्राम बना रहा हूं। दो इक्वल मास है, ये मान लेता हूं मैं एम और ये मान लिया एम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर। इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? एफ। एफ की वैल्यू बता सकते हो आप? जी एम स्क्वायर अपॉन, ये आएगा आंसर। अब क्या कहा? 25% मास ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, एम का ये देखो, यहां पर मैंने मास नहीं दिए है ना, मास नहीं दिए। ये क्या बोल दिया? इक्वल मास है। क्वेश्चन को चेंज करना, इसकी लैंग्वेज खराब कैसे की जाएगी? यहां मास दे दिया 2m और 2m, या 2m और कोई अननोन मास दे दिया। अगर मान लो ये 2m और 2m है और आपसे इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछ के फाइनल आंसर पूछ लिया जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 25% 2m मास का कितना होगा? m/4 नहीं है, m/2 है।
तो यहाँ सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। याद रखना 25 मतलब 1/4, लेकिन किसका? जो मास दिया हुआ है। सिर्फ m/4 याद करना गलत है। m/4 25% सिर्फ किसका? m का। बाकी 2m हुआ, 3m हुआ या 4m हुआ तो अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है ना? हाँ जी। ये अब हमने यहां से ट्रांसफर कितना किया? 25%। तो इसके पास में अब कितना मास बच जाएगा? m माइनस m/m प्लस m/4। तो ये तो कितना हो गया? 3m/4। ये कितना हो गया? 5m। डिस्टेंस चेंज की क्या? डिस्टेंस चेंज करने का क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि डिस्टेंस हाफ कर दी। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा बताओ? f डैश इज इक्वल टू g 3m/4 5m/4 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो 3/4 और 5/4 को बाहर निकाल लेते, कितना आ जाएगा? 15/16। क्या बचेगा? gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर। इसको तो जानते अपन, क्या नाम है इसका? f। कितना आएगा आंसर? 15/16 f। फोर्थ आंसर। अगर क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दे कि डिस्टेंस सेम नहीं है, हाफ कर दी पहले की, डिस्टेंस इज हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो यहां क्या आ जाएगा? r/2 का होल स्क्वायर। आंसर बताओ क्या आएगा? 15/4 f आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये इस पे खूब सारे क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पर पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न यही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये फेमस क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M। कितने ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? एक। कैपिटल M। इसको हम डिवाइड करें कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक पार्ट का मास कितना है? स्मॉल m। तो ऑब्वियसली बात है दूसरे पार्ट का मास क्या होगा? कैपिटल M माइनस कितने डिस्टेंस पे रखा? फिक्स डिस्टेंस पे रखा है, तो हम फिक्स डिस्टेंस कर देते हैं। ये फिक्स डिस्टेंस कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और इसका मास कितना है? स्मॉल m। डिस्टेंस बोल दे r। r फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? r फिक्स्ड है। ठीक है, अब क्या पूछा है? फाइंड स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मतलब रेशियो पूछा मास का। कब पूछा है? जब ग्रेविटेशन फोर्स इनके बीच में क्या होना चाहिए? पहले बताओ ग्रेविटेशन फोर्स होगा कितना? F इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? कैपिटल G कांस्टेंट, R कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? स्मॉल m, है ना? और जब कोई भी वैल्यू वेरिएबल हो तो हम मैक्सिमम मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन से फाइंड करते हैं, है ना? तो अब क्या हम इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करें? R के रेस्पेक्ट में। जो वे यहाँ पे, इसको एक काम कर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? ये मेथड जो है ना, ये 11th क्लास के, अभी रुक जाओ मैं इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा। हाँ जी, अंदर मल्टीप्लाई करें g स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये फोर्स। अब जब कोई भी वैल्यू वेरिएबल हो और हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो हम डबल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं, सबको मालूम है। पहले बार डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वल टू 0, वहां से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और इसने ऑलरेडी क्या बोल रखा है? मैक्सिमा। चेक करने की जरूरत नहीं, उसी पे मैक्सिमा आ जाएगा। तो एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? जो वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है यहाँ पे? स्मॉल m वेरिएबल है, तो dm। जो कांस्टेंट उसको हटाते चलना, उसका मतलब नहीं रहेगा। तो जी आर स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो हर जगह कांस्टेंट, तो जी और आर स्क्वायर को हटा दो, क्या बचा? स्मॉल m कैपिटल M। स्मॉल m का डिफरेंशिएशन करूंगा कितनी बार? m के साथ में एक आएगा 1 इंटू कैपिटल M माइनस m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m इक्वल टू 0। 0 क्यों? मैक्सिमा की कंडीशन है, तो 0 रखा जाता है। तो यहां से स्मॉल m की वैल्यू मिल जाएगी। स्मॉल m की वैल्यू कितनी मिली? m/2। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू 1/2 आंसर। ठीक है। अच्छा, मैं इसका जो दूसरा मेथड बता रहा था वो क्या है, ध्यान से सुनना। बेसिक मैथ्स में पढ़ते हो, है ना? वो यहां बता रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे, तो बहुत बढ़िया है। ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, छोटा सा पॉइंट है, उसको देख लो।
x प्लस वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो x इंटू वाई ये कब होगा? ये तब मैक्सिमम होता जब x और y इक्वल हो। ये मालूम है सभी को? x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। और x इंटू वाई मैक्सिमम कब होगा? जब x और y की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो। मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दो नंबर है जिनका सम कितना है? 10। कांस्टेंट हो गया। तो x इंटू वाई की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी ये चेक करना है। चेक कर सकते हैं? अब एक काम करो, दो नंबर का सम 10 करना है। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर ऐसे, जैसे मैंने एक नंबर लिया 1, दूसरा नंबर क्या होगा? मल्टीप्लाई करो 9। नंबर चेंज करते हैं 2, मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं? अच्छा 4 और 6 मल्टीप्लाई करो, 5 और 5। अगला जो अगर हम केस लेंगे 6 और 4, वो ऑलरेडी आ चुका है, वो रिपीट करेगा। तो यहां से यहां तक कंटिन्यूसली वैल्यू क्या हो रही? मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू बढ़ रही है। मैक्सिमम का भाई 5 और 5 मतलब इक्वल होने चाहिए। क्लियर है? हमारे पास में एक मास m1 मान लेता हूं, दूसरा मास m2 मान लेता हूं। दोनों का सम कितना था? कैपिटल M। तो अच्छा ये बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई m1 m2, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम तभी होगा जब इनका मल्टीप्लाई मैक्सिमम होगा? क्योंकि g और r स्क्वायर तो क्या है? तो इनका मल्टीप्लाई अगर मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल होंगे। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब दोनों की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो, मतलब कि हाफ हाफ हो जाए। दोनों का सम कितना है? और ये स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या है, इसमें पेन भी नहीं चलाना है, इसमें पेन भी नहीं चलाना। ये कैलकुलेशन अगर मालूम है आपको कि दो वैल्यू का सम अगर कांस्टेंट है तो उनका मल्टीप्लाई मैक्सिमम तब मिलता है जब वो दोनों वैल्यू इक्वल हो। और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि दो मास जो है यही तो वेरिएबल है, और इन वेरिएबल का मल्टीप्लाई मैक्सिमम होगा तभी तो फोर्स मैक्सिमम होगा। और इन दोनों का सम क्या है? कैपिटल M के बराबर। तो कब दोनों का मल्टीप्लाई मैक्सिमम होगा? जब दोनों वैल्यू इक्वल हो। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या मिलेगा? कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m। 2m इज इक्वल टू कैपिटल M। यहां से भी आंसर है, कैसे भी चेक कर सकते हो इसको। एनी डाउट? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखो। ये लिखना है, बेसिक मैथ्स में नहीं बताया। ये लो बेटा, लिख लेना इसको, है ना। हाँ जी, टू मासेस ऑफ टू, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। आप, मैं तो इसका फॉर्मूला नहीं लिखा बेटा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है। क्यों? एक ही क्वेश्चन बनता है इस पे। यहाँ स्टैटिक्स में है, इस पे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। वहां बनेंगे क्योंकि वहां चार्ज पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी और नेगेटिव। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है? अट्रैक्टिव नेचर का है, इसलिए यहाँ वैरायटी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन इस पर जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा वो भी बताऊंगा, प्लेनेट पर बनता है। ठीक है, अभी समझेंगे। टू मासेस ऑफ 2m एंड 8m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस कैपिटल D। बना देते हैं, ये 8m और ये 2m, डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल D। क्या कहा है इसने? देन फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट। अब ये नाम हमें याद रखने हैं, कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, फाइंड नल पॉइंट। नहीं तो उसका मतलब क्या है न्यूट्रल पॉइंट का, नल पॉइंट का? ऐसा पॉइंट जहां पर नेट ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो, जहां पर नेट ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो? क्योंकि जहां फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी वहां फोर्स भी कितना होगा? या जहां फोर्स जीरो होगा नेट फोर्स, वहां फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी होगी? सबको बात समझ आ चुकी? चार तरीके से क्वेश्चन पूछता है ये। न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट, नेट फोर्स जीरो। कहां पे आएगा फील्ड इंटेंसिटी जीरो? आउटसाइड, इनके बीच में कहीं, बीच में कहीं आएगा। किसके पास में आएगा? ज्यादा वाले मास के पास में, कम वाले मास के पास?
कम वाले मास के पास में है, वहां बोलते हैं जिसका चार्ज की वैल्यू कम होती है उसके पास में नल पॉइंट आता है, क्योंकि डिस्टेंस कम करने के लिए है। अच्छा ध्यान से सुनना, ये मान लेता हूं नल पॉइंट है, कैपिटल एन नल पॉइंट, ठीक है। 2m मास, 2m मास इस पर इंटेंसिटी लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा या दूर भेजेगा? अपनी अपनी तरफ लगाने का मतलब क्या हुआ, इस टाइप से ये I1 बोल देते हैं, और ये वाला मास इस पर अपनी तरफ खींचेगा, इसको इधर आ जाएगा। अगर नल पॉइंट हो रहा है इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट तो है ही, और कैसे होनी चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो I1 मस्ट बी इक्वल टू I2। अब देखो इसको अगर रटना नहीं है, इसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे भी, अगर रटना नहीं है तो मैं आपको इसके 3-4 स्टेप बता रहा हूं जो कि स्टेप फिक्स्ड है। अगर आप उस स्टेप को चेंज करते हो तो आपको सॉल्यूशन आंसर तो आ जाएगा पर लेंदी हो जाएगा। बताइए इंटेंसिटी की वैल्यू इस पॉइंट पर I1 की इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, पॉइंट मास है ना, क्या फॉर्मूला है, G 2m अपॉन, उसको x डिस्टेंस बोल दें, ये अगर x डिस्टेंस है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d माइनस, क्लियर है। हाँ जी बताओ यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, I1 इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसकी इंटेंसिटी बताओ, G 8m अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अगला स्टेप क्या, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे सबसे पहले कैंसिल आउट कर दो, G से G कैंसिल, M से M कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, 4 कैंसिल आउट कर दिया। अगला स्टेप क्या है, दोनों तरफ रूट ले लो, बिना दिमाग लगाए दोनों तरफ रूट ले लो, चाहे रूट मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो। मैक्सिमम केस में ऐसे डेटा मिलते हैं जिनका रूट पॉसिबल है, और अगर मान लो रूट पॉसिबल नहीं है तब भी अगला स्टेप क्या है, रूट लेना है। चाहे यहां मान लो अगर 5 भी होता ना तब भी मेरा अगला स्टेप क्या होता, रूट लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करता, रूट ले दोनों तरफ, बोलो क्या आएगा, 1/x डी माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू d/3 है। अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया है, ये d/3 आंसर कहां से है, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम 2m is equal to d/3, डिस्टेंस फ्रॉम 8m is equal to 2d/3, ये है दोनों आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगर आप में वहां से डिस्टेंस बताओ तो आप इसको x मान लेना और ये x आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे कुछ नहीं देता है तो ऑप्शन देख, मतलब ऑप्शन पे, क्लियर है, एनी डाउट, नोट डाउन कर लो।
कोई मॉड्यूल है क्या बेटा? Beginner box 1 complete. Beginner box 2. Question number 1. Exercise 1. Question number 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 1 बार ये क्वेश्चन देख लो, इसको आप होमवर्क कर लेना, है ना? फाइंड नेट ग्रेविटेशन प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ गिवन सिस्टम। ये आपको एक सिस्टम दे रखे हैं 3, इन तीनों सिस्टम के सेंटर पे एक मास रखा हुआ है m0, वहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। निकाल सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ चुका? कर लोगे सॉल्व? चलिए ट्राई कर लेना इसको। नेक्स्ट क्लास में आंसर बैठे नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, बता दूंगा। हाँ बेटा, टेस्ट में कब है टेस्ट? संडे को है? नेक्स्ट फ्राइडे? बेटा मेरे पास अभी स्लिप नहीं आई है, तो मुझे आइडिया नहीं है टेस्ट में आया कि नहीं आएगा। अगर आया तो वो बता दूंगा, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आएगा। पेपर तो बन चुका होगा ना अभी तो, मतलब 22 को है क्या?